हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम फेरिंग्स के अंदर जो हमारा टॉपिक है एडिनोइड हाइपरट्रॉफी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने वोल्डेयर्स रिंग के बारे में बताया था कि फेरिंग्स के अंदर सब एपिथेलियल लेयर में जो लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होती है ना, वो एक जगह एग्रीगेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। एंड वो जो लिम्फोइड टिश्यू एग्रीगेट हो जाती है ना, उसको अलग अलग जगह पे जो लिम्फोइड टिश्यू है उसके अलग अलग नेम है। एंड उस सब को हम जोड़े तो वो रिंग जैसा बनाता है, जिसे हम वोल्डेयर्स रिंग कहते हैं। तो वोल्डेयर्स रिंग के अंदर 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। ये डायग्राम से मैंने समझाया था कि एडिनोइड्स, ट्यूबल टॉन्सिल, पैराडाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल एंड इसके अलावा जो दो है नोड्यूल्स ऑन पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल एंड लेटरल फेरेंजियल बेंड्स। ठीक है, तो ये जो नोड्यूल्स है, ये जो लिम्फेटिक नोड्यूल्स है, टॉन्सिल्स है, उसमें से ये जो एडिनोइड्स है ना, उसकी हाइपरट्रॉफी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एडिनोइड हाइपरट्रॉफी के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एडिनोइड्स क्या है। तो एडिनोइड्स क्या है, तो कि वो पोस्टीरियर सुपीरियर नेजोफेरिंग्स में, फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स के अंदर लिम्फोइड टिश्यू जो प्रेजेंट होती है पिरामिड शेप की, एक ही होती है, तो उसको हम बोलते हैं एडिनोइड्स। ठीक है, अगर इस एडिनोइड्स की हाइपरट्रॉफी हो गई, एनलार्ज हो गए, ये एडिनोइड्स एनलार्ज हो गए, तो उसे हम बोलते हैं एडिनोइड हाइपरट्रॉफी। अब हमें ये जानना पड़ेगा कि एडिनोइड हाइपरट्रॉफी आखिर क्यों होते हैं। तो उसके कोजेस क्या है, तो कि सबसे पहला कोज है एलर्जी ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जिक रिस्पॉन्स हो रहा है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो वो। उसके बाद है रिकरेंट राइनाइटिस, रिकरेंट साइनोसाइटिस एंड रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, अगर इन्फेक्शंस हो रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं भी, तो उसके कारण एडिनोइड की हाइपरट्रॉफी हो सकती है। ठीक है, मोस्टली ये चिल्ड्रंस में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये देख लिए हमने एडिनोइड हाइपरट्रॉफी के कॉजेस। सबसे पहले हमें ये जानना था कि एडिनोइड्स किसे बोलते हैं। फिर हमें ये जानना था कि एडिनोइड्स हाइपरट्रॉफी मतलब क्या, तो कि फिजियोलॉजिकल एनलार्जमेंट हो जाना, बड़ी हो जाना, जो ये एडिनोइड्स है वो लार्ज हो जाते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि कॉजेस क्या हो सकते हैं एडिनोइड हाइपरट्रॉफी के। उसके बाद अब हमें देखना है कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं एडिनोइड हाइपरट्रॉफी के। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स हमें 3 हेडिंग के अंदर पढ़ने हैं। सबसे पहला है नेजल सिम्टम्स, उसके बाद है ओरल सिम्टम्स एंड उसके बाद है जनरल सिम्टम्स। तो हम सबसे पहले नेजल सिम्टम्स से स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला सिम्टम है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। आप सोचिए, हमारा एग्जाम्पल लेके सोचिए, हमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन मोस्ट कॉमनली कब होता है, जब हमें जुकाम हो गया होता है, कोल्ड हो गया होता है। ठीक है, अगर हमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो हम अपने नोज से रेस्पिरेशन कर पाएंगे, सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, तो कि हम माउथ ब्रीदिंग करेंगे। ठीक है, तो ये चाइल्ड भी वही करेगा। एडिनोइड हाइपरट्रॉफी की वजह से उसको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो अपने नोज से सांस नहीं ले पाएगा, तो वो क्या करेगा, माउथ ब्रीथिंग करेगा। ये सब जो सिम्टम्स है ना, उसमें से मोस्ट कॉमन ये वाला सिम्टम है। ठीक है, तो चाइल्ड क्या करेगा, तो कि वो माउथ ब्रीथिंग करेगा। अब आप सोचिए कि अगर वो बहुत छोटा बच्चा है तो वो अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कहाँ से कंप्लीट करेगा, तो कि फीडिंग कर रहा होगा वो बच्चा। तो अगर उसे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है एंड वो माउथ ब्रीथिंग कर रहा है, क्योंकि वो नोज से रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा और वो माउथ ब्रीथिंग करेगा, तो वो हम फीडिंग एंड वो जो माउथ ब्रीथिंग है वो दोनों एक साथ नहीं कर सकता ना। तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से माउथ ब्रीथिंग होगा एंड वो माउथ ब्रीथिंग है वो फीडिंग के साथ इंटरफियर करेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, तो कि वो फेल्स टू थ्राइव होगा, मतलब कि वो चाइल्ड अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये था सबसे पहला सिम्टम, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। उसके बाद है नेजल डिस्चार्ज। तो नेजल डिस्चार्ज में क्या है कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा, बहुत टाइम से अगर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, तो कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा बहुत देर से, तो नोज के जो नॉर्मल सिक्रीशन है हमारे, वो जनरली नेजोफेरिंग्स के अंदर ड्रेन कर जाते हैं। ठीक है, अगर मैं रफ डायग्राम बनाने की ट्राई करूँ, इतनी अच्छी डायग्राम तो नहीं बन रही, बट नोज के जो सिक्रीशन है वो जनरली नेजोफेरिंग्स के अंदर ड्रेन कर जाते हैं। बट एडिनोइड हाइपरट्रॉफी की वजह से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है नोज का, तो जो नोज के सिक्रीशन है वो ड्रेन नहीं कर पाएंगे नेजोफेरिंग्स के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा कि नेजल डिस्चार्ज, ये जो सिक्रीशन है वो नोज में से बाहर आएंगे। ठीक है, इसकी वजह से हमारी बुक में एक टर्म दिया हुआ है
कि वेट बबली नोज, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, नोज में से सिक्रीशन बाहर क्यों आ रहे हैं, तो कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये नोज के जो सिक्रीशन है वो नेसोफेरिंग्स के अंदर ड्रेन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो जो सिक्रीशंस है वो नोज में से बाहर आएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा सिम्टम हो गया नेजल डिस्चार्ज, ठीक है। इसके बाद थर्ड सिम्टम है साइनोसाइटिस। अब क्या होता है कि एडिनोइड हाइपरट्रोफी की वजह से मैक्सिलरी साइनोसाइटिस होने के चांसेस है। ऐसा क्यों होता है, तो कि ये जो नेजल डिस्चार्ज हो गया, मैंने आपको अभी ही समझाया ना कि नेजल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, तो नेजल डिस्चार्ज की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने के भी चांसेस है, तो वहाँ आसपास ही मैक्सिलरी साइनस होगा, तो ये जो इन्फेक्शन है वो मैक्सिलरी साइनस में भी स्प्रेड हो सकता है। अगर ये डायग्राम देखिए, एलियन जैसे डायग्राम है, बट क्या करें अब, तो ये यहाँ पे होगा मैक्सिलरी साइनस, यहाँ पे होगा हमारा नोज, ठीक है। तो मैक्सिलरी साइनस नेजल डिस्चार्ज की वजह से ये दोनों, इसमें से डिस्चार्ज जो है वो मैक्सिलरी साइनस में जा सकता है ना, तो ये जो डिस्चार्ज है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। ये इन्फेक्शन अगर मैक्सिलरी साइनस में पहुँच गया तो मैक्सिलरी साइनोसाइटिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर रिवर्स भी ट्रू है, मैंने आपको यहाँ बताया कि एडिनोइड हाइपरट्रोफी की वजह से मैक्सिलरी साइनोसाइटिस हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिलरी साइनोसाइटिस की वजह से एडिनोइड हाइपरट्रोफी हो, ठीक है। दोनों रिवर्स हो सकता है, साइनोसाइटिस की वजह से हाइपरट्रोफी ऑफ एडिनोइड एंड एडिनोइड हाइपरट्रोफी की वजह से साइनोसाइटिस, ये हो सकता है, ठीक है। तो हमने देख लिया साइनोसाइटिस। अब हम देखते हैं फोर्थ सिम्टम है नेजल सिम्टम्स में एपिस्टेक्सिस। तो एपिस्टेक्सिस मतलब कि क्या, कि नोज में से ब्लीडिंग होगी, तो उस ब्लीडिंग में एपिस्टेक्सिस में कौन सी वेसल्स इन्वॉल्व होगी, एंड ये सब हम डिटेल में एपिस्टेक्सिस वाले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखें कि एडिनोइड्स अगर एक्यूटली इन्फ्लाम हो ना, तो उसकी वजह से एपिस्टेक्सिस भी हो सकता है। अब फिफ्थ सिम्टम है वॉइस चेंज। इसमें क्या होता है कि एडिनोइड हाइपरट्रोफी की वजह से उसका वॉइस जो है वो टोनलेस हो जाता है, टोनलेस, एंड जो वॉइस की जो नेजल क्वालिटी है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं ओरल सिम्टम्स। तो ओरल सिम्टम्स में सबसे पहला है ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन। तो क्या होता है कि जो यूस्टेशियन ट्यूब है हमारी वो मिडल ईयर में स्टार्ट होती है, मिडल ईयर से नेजोफेरिंग्स को कनेक्ट करती है, ठीक है। ईयर, मिडल ईयर एंड नेजोफेरिंग्स दोनों को कनेक्ट करती है। तो नेजोफेरिंग्स में ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है वो ओपन होगी और उसके आसपास ही एडिनोइड्स हो गए, तो एडिनोइड हाइपरट्रोफी की वजह से जो यूस्टेशियन ट्यूब का ओपनिंग होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एंड इसकी वजह से ये ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि जो यूस्टेशियन ट्यूब है उसके ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा, तो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो रिट्रैक्टेड हो जाएगा एंड कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा एंड रिट्रैक्टेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा सेकेंड नंबर पे, फिर उसके बाद क्या होगा कि ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या है, तो कि मिडल ईयर का इन्फेक्शन है, ठीक है। मिडल ईयर के इन्फेक्शन के रिकरेंट अटैक हो गए, बार बार से मिडल ईयर का इन्फेक्शन होगा। मिडल ईयर का इन्फेक्शन क्यों होगा, तो कि जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर उसके सिक्रीशंस कहाँ पे जाते हैं, यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू नेजोफेरिंग्स में ड्रेन हो जाते हैं, ठीक है। बट अब तो ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से ये जो मिडल ईयर का फ्लूइड सिक्रीट हो रहा होगा वो ड्रेन नहीं कर पाएगा, कहाँ पे, नेजोफेरिंग्स पे ड्रेन नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से वहाँ जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बार बार देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद है CSOM, क्रोनिक सुप्यूरिटी ओटाइटिस मीडिया भी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे है ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, अब क्या होगा कि चिल्ड्रंस के अंदर ये जो एडेनोइड्स हो गए ना, उसकी साइज का वैक्सिंग एंड वीनिंग देखने को मिलेगा। बुक में एक टर्म दिया हुआ है वैक्सिंग एंड वेनिंग, तो उसका मतलब क्या है, वैक्सिंग मतलब कि कभी कभी एडिनोइड्स की साइज इंक्रीज हो गई, ठीक है, एडिनोइड्स गेटिंग बिगर, कभी कभी उसकी साइज डिक्रीज हो गई, ठीक है, एडिनोइड्स गेटिंग स्मॉलर। तो कभी एडिनोइड्स की साइज इंक्रीज हो जाएगी, कभी डिक्रीज हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंटरमीडिएट ब्लॉकेज होगा। जब एडिनोइड्स की साइज इंक्रीज हो जाएगी तब ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एंड कभी कभी एडिनोइड्स की साइज स्मॉल होगी तो ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। तो इसकी वजह से इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन होगा यूस्टेशियन ट्यूब का, तो फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा,
फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस। ठीक है, तो ये 4 हमने देख लिए ओरल सिम्टम्स। इसके बाद हम देखने वाले हैं जनरल सिम्टम्स। तो जनरल सिम्टम्स में हमें 3 देखने हैं, एडिनोइड फेसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड एप्रोसेक्सिया। एप्रोसेक्सिया मतलब क्या है, तो कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, ये जो बच्चा होगा वो ठीक से किसी भी काम में कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। उसके बाद है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अगर किसी बच्चे को बहुत टाइम से एडिनोइड हाइपरट्रोफी की है तो उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी डेवलप हो सकता है। एंड उसके बाद है एडिनोइड फेसिस। अब ये जो बच्चा होगा ना एडिनोइड हाइपरट्रोफी वाला, उसके फेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस हो गए। ठीक है, उसके फेशियल कुछ चेंजेस हो गए। तो उसके बाद अभी उसमें उसके फेस के क्या क्या चेंजेस हो गए ना, वो मैं इस वीडियो में नहीं बता रही। इसी वीडियो के बाद तुरंत मैं एक दूसरा वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें ये एडिनोइड फेसिस के बारे में 1-2 मिनट में समझा दूंगी। ठीक है, अगर इस वीडियो में उसके बारे में समझाया ना एक पॉइंट तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए एडिनोइड फेसिस यानी कि क्या होता है पता है आपको, किसी भी डिसीज, बहुत से डिसीज ऐसे हैं जिसमें फेशियल अपीयरेंस देखने को मिलता है, मतलब कि उस डिसीज के लिए वो स्पेसिफिक फेशियल अपीयरेंस होगा। ठीक है, बीटा थैलेसेमिया में भी ऐसा होता है कि फेस के कुछ अपीयरेंस देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि उसको यही हुआ हो सकता है। तो इसी तरह से एडिनोइड हाइपरट्रोफी वाला जो बच्चा है उसके फेस में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस देखने को मिलेंगे, उसे बोलते हैं एडिनोइड फेसिस। ठीक है, तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स। हमने 3 हेडिंग के अंदर देखे हैं कि नेजल सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, ओरल सिम्टम्स में क्या क्या आएगा एंड जनरल सिम्टम्स क्या क्या होंगे। इसके बाद क्या है कि हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो हम बेसिक इन्वेस्टिगेशंस तो करवाते ही है, जैसे कि ब्लड काउंट, यूरिन टेस्ट, ये सब हम रूटीन होता है जो करवाते ही है। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। पेशेंट हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, तो कि सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जामिनेशन करते हैं। तो इसमें भी हम पोस्ट नेजल स्पेस का एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड काउंट का सीबीसी करवाने के लिए भेजेंगे। उसके साथ साथ हम एक्सरे भी करवा सकते हैं, नेक का एनसीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इन्वेस्टिगेशन की बात कि हम हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे और ये इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, हमें पता चल गया है कि ये एडिनोइड हाइपरट्रोफी का ही केस है। ठीक है, तो हम ट्रीट कैसे करेंगे, तो किसी भी डिसीज में ट्रीटमेंट में ना हम डायरेक्टली सर्जरी नहीं कर देते ना। सबसे पहले बहुत कम ऐसे डिसीज है जिसमें हमें डायरेक्टली सर्जरी करनी पड़ती है। हम सबसे पहले अगर हो सकता है तो मेडिकली ही मैनेज करने की ट्राई करेंगे। तो इसमें भी मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आएगा, तो कि डीकंजेस्टेंट नेजल ड्रॉप दे सकते हैं, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स दे सकते हैं, पेनिसिलिन दे सकते हैं इन्फेक्शन या और कुछ है तो। एंड अगर मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं हो रहा तो हम सर्जरी करेंगे। सर्जरी में हम क्या करेंगे, तो कि जो ये हाइपरट्रोफी वाले एडिनोइड्स है उसको रिमूव कर देंगे, तो एडिनोइडेक्टोमी करेंगे। ठीक है, अगर टॉन्सिल्स भी कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, टॉन्सिल्स भी एनलार्ज हो गए, तो हम टॉन्सिल्स और एडिनोइड्स दोनों को, ये साइड वाले जो टॉन्सिल्स थे ना वोल्डेयर्स रिंग में, इसमें से कोई कोई टॉन्सिल्स दिक्कत कर रहे हैं तो उस टॉन्सिल को भी रिमूव कर देंगे, एडिनोइड्स को भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, टॉन्सिलो एडिनोइडेक्टोमी करेंगे। तो ये हो गई ट्रीटमेंट की बात। तो आई होप आपको एडिनोइड हाइपरट्रोफी के बारे में समझ में आ गया है, बेसिक आइडिया आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक सजेस्ट करने हैं तो भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मेरा आईडी पे या कमेंट्स में कहीं भी। ठीक है, थैंक यू।